अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सारे? ठीक ठाक हो? अच्छा अच्छा बच्चों, मैं ठीक हूँ, शुक्र है। और हम लोग कल जीनोमिक इंस्टेबिलिटी पे हमने छोड़ा था, ठीक है, वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जीनोमिक इंस्टेबिलिटी को देख लेते हैं। मैं ठीक हूँ बच्चे, थैंक यू। जेनोमिक इंस्टेबिलिटी का टॉपिक हमने जेनेटिक्स में भी पढ़ा था कि ऐसे जेनेटिक चेंजेस जो कि म्यूटेशन रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वो कैंसर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और दैट और ऐसी चीज़ें कैंसर को आगे लेके बढ़ती हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर म्यूटेशन, ठीक है। जैसे हम काफ़ी सारे केमिकल रेडिएशन सनलाइट से हर वक्त एक्सपोज होते हैं, ये म्यूटाजेनिक होती हैं जो हमारी बॉडी में सेल्स में म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, हमारा डीएनए डैमेज करती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह हमने रोल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन देखा है इसमें जेनोमिक इंस्टेबिलिटी में, कि जो कि हमारे जीनोम को प्रोटेक्ट करता है, विच एक्ट एज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, हमारे डीएनए डैमेज को रिपेयर करेगा, जीनोम की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल इनहेरिटेड डिफेक्ट्स ऑफ डीएनए रिपेयर के साथ पैदा होते हैं वो इंक्रीज रिस्क होते हैं फॉर कैंसर, ठीक है। अच्छा, आगे कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। जैसे पहला डिसऑर्डर आपकी बुक में लिखा हुआ है हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोन कैंसर सिंड्रोम, ठीक है। ये बेसिकली एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेमिलियल कार्सिनोमास ऑफ द कोलोन व्हिच अफेक्ट प्रीडोमिनेंटली द सीकम एंड प्रॉक्सिमल कोलोन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या डिफेक्ट होता है, ये बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर होता है, फेमिलियल है, मतलब फैमिलीज में रन कर रहा है, जेनेटिक इसमें म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें डिफेक्ट होता है फैमिली ऑफ जीन्स जो कि ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को इनकोड करती हैं, जो कि सारी काम करती हैं डीएनए मिसमैच रिपेयर के लिए, ठीक है। मतलब डीएनए मिसमैच जो रिपेयर जीन है ना, उसमें मसला हो जाता है। अब व्हेन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रेप्लिकेटेड दीस प्रोटीन एक्ट एज स्पेल चेकर्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स नॉर्मली जब डीएनए का रिपेयर रेप्लिकेशन होती है डीएनए की नॉर्मल सेल में, तो ये प्रोटीन्स जो मिसमैच रिपेयर प्रोटीन्स होती हैं, ये स्पेल चेकर के तौर पर एक्ट करती हैं। जैसे कोई न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर किसी गलत जगह पे लग जाता है तो ये उसको करेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल्स जिनमें एचएनपीसीसी होता है, हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोन कैंसर होता है, वो एक मिसमैच रिपेयर जीन की एबनॉर्मल कॉपी इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। किसी जगह पे उनका लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से वो नॉर्मल एलील नहीं कैरी कर पाए, ठीक है। तो ऐसे लोगों के अंदर मतलब बाय एरर उनके अंदर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। विद टाइम इन लोगों में कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक है। पहले पोलिपोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पहले पोलिपोइड लीजन्स बनती हैं, ठीक है, पॉलिप्स वगैरह बन जाते हैं कोलोन के अंदर, और मतलब 10-20 साल के बाद फिर वो कैंसर में बदल जाता है। अच्छा, फिर इस तरह हॉलमार्क होता है ऐसे पेशेंट्स का जिसमें मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट होता है माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी का, ठीक है। इंस्टेबिलिटी जैसे नाम से पता लग रहा है स्टेबल नहीं है, और माइक्रोसेटेलाइट्स का मतलब ये है कि बहुत छोटे लेवल पे रिपीटिशन होती है 1 to 6 न्यूक्लियोटाइड की जीनोम के अंदर। माइक्रोसेटेलाइट्स क्या होते हैं, टेंडम रिपीट्स ऑफ 1 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स फाउंड थ्रू आउट द जीनोम। और नॉर्मल पीपल के अंदर जो माइक्रोसेटेलाइट्स होते हैं ये कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो एचएनपीसीसी के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ये माइक्रोसेटेलाइट्स अनस्टेबल होते हैं। ट्यूमर सेल्स के अंदर इनकी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। और जो क्रिएटिंग एलील्स होते हैं नॉर्मल सेल्स ऑफ सेम पेशेंट्स में नहीं, मतलब ये नहीं पाए जाते, ठीक है। अच्छा, अब वेरियस जितने भी मिसमैच रिपेयर जीन्स हैं, एटलीस्ट 4 आर इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस ऑफ एचएनपीसी। काफी सारे मिसमैच रिपेयर जीन्स है ना, इस तरह दो हैं, जिस तरह MSH2 एंड MLH1 जीन, ठीक है, जिसकी जर्म लाइन म्यूटेशन होती है एचएनपीसीसी में, ठीक है। और ये नॉर्मली कोडिंग इनकी किस तरह से होती है, थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर टू ट्रांसफॉर्म ये TCF कंपोनेंट ऑफ द बीटा कैटेनिन पाथवे बेक्स एंड अदर ऑन्कोजीन्स, ठीक है। ये इनके अंदर इन जीन्स के थ्रू इनकी जिसे कहते हो म्यूटेशन होती है, स्टार्ट होती है एचएनपीसीसी में। लेकिन जो जर्म लाइन म्यूटेशन, अगर तुम लोगों को एमसीक्यू आए कि एचएनपीसीसी में जर्म लाइन म्यूटेशन कौन से दो मिसमैच रिपेयर जीन्स की वजह से होती है, दे आर MSH2 MLH1, ये अंडरलाइन कर लो। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन आपकी बुक में लिखी हुई है जीरोडर्मा पिगमेंटोजम, ठीक है। जैसे पिगमेंट का जिक्र है, इसका मतलब है कि पिगमेंटेशन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होगा, ठीक है। डर्मा का जिक्र है, इसका मतलब है कि ये स्किन से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसमें भी यही होता है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है डीएनए रिपेयर का, ठीक है। पेशेंट्स इंक्रीज रिस्क पे होते हैं कैंसर के,
किस वजह से? ड्यू टू एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट्स कंटेन्ड इन द सन रेस। ठीक है, सन रेज से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं वो स्किन को डैमेज कर देती हैं। ठीक है, और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ये क्या करती हैं, जो पिरामिडीन रेजिड्यूज है ना, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स प्यूरिन पिरामिडीन वगैरह हैं, ठीक है, उसकी क्रॉस लिंकिंग कर देती हैं, नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन को होने से रोकती हैं। ठीक है, नॉर्मली ये डीएनए डैमेज जो है वो रिपेयर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। ठीक है, अब जिस तरह वहां पे मिसमैच रिपेयर थी, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं जिनका नाम है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर प्रोटीन्स। ठीक है, और इनमें से किसी का लॉस अगर हो जाए तो हम कहते हैं कि जीरोडर्मा पिगमेंटोजम हो गया है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर प्रोटीन वहां थी, मिसमैच रिपेयर जीन्स की म्यूटेशन, यहाँ हुई है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर प्रोटीन्स की म्यूटेशन। फिर तीसरा आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है डिजीजेज विद डिफेक्ट इन डीएनए रिपेयर बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, सेवरल रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव कैंसर ऐसे हैं दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी टू सर्टेन काइंड ऑफ डीएनए डैमेजिंग एजेंट सच एज आयनाइजिंग रेडिएशंस वगैरह, या डीएनए क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कुछ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स वगैरह की वजह से एनीमिया हो जाते हैं, चेंजेस हो जाती हैं डीएनए में। ठीक है, ये रेयर हैं। ठीक है, इनमें इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुक में आता है कि ऐसे डिफेक्ट्स लिखें जो कि डीएनए रिपेयर की वजह से होते हैं, ऐसे डिफेक्ट्स, ऐसी डिजीजेस जो कि डीएनए रिपेयर में डिफेक्ट्स की वजह से होती हैं विद द हेल्प ऑफ होमोलोगस रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि उनमें एक तो आयनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से होते हैं, कोई डीएनए क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स की वजह से होते हैं। ठीक है, ये आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, आगे कुछ जीन्स का वो जिक्र कर रहा है जो कि डिजीज है जिसको हम कहते हैं एटेक्सिया टेलेंजियोक्टेजिया एटीएम। ठीक है, उसमें डीएनए डैमेज होता है विद द हेल्प ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसको हम ब्लूम सिंड्रोम भी कहते हैं, ये जैसे पीछे लिखा हुआ था ना, ये ब्लूम सिंड्रोम एंड एटेक्सिया टेलेंजियोक्टेजिया। ठीक है, इसमें प्री डिस्पोजिशन है इस सिंड्रोम के अंदर टू अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ट्यूमर। अब इसमें डिफेक्टिव जीन्स जो हैं वो इनकोड करते हैं हेलिकेस को। ठीक है, ये एक एंजाइम है दैट पार्टिसिपेट्स इन डीएनए रिपेयर बाय होमोलोगस रिकम्बिनेशन। ठीक है, ये एक टर्म है होमोलोगस रिकम्बिनेशन जिसके थ्रू डीएनए की रिपेयर होती है। इसके अलावा दूसरी हमने टर्म पढ़ी थी फैनकनीज अनीमिया, जिसमें 13 जीन्स होते हैं और इनमें म्यूटेशन अगर हो जाए स्पेसिफिकली BRCA2 की, तो फिर फेनकनी एनीमिया की तरफ पेशेंट चला जाता है। और फीमेल जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। इस तरह फीमेल्स में दो जीन्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेके जाती हैं, BRCA1 एंड BRCA2। ये अंडरलाइन कर लें क्योंकि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएचएस में आ सकता है कि कौन से दो जीन्स हैं जो कि फेमिलियर ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें अक्सर फीमेल्स हैं, अगर किसी की नानी दादी में किसी को इस जीन की म्यूटेशन हुई हुई है, ठीक है, हो सकता है कि आगे नवासी में या पोती में किसी में ये BRCA1 की म्यूटेशन कैरी कर जाए। ठीक है, और इसके अलावा ये भी अंडरलाइन करो कि जिन पेशेंट में BRCA1 की म्यूटेशन होती है उनमें हाई रिस्क होता है ओवेरियन कैंसर का, और अगर मेल्स में आ गया ये जीन, ठीक है, तो उसमें हाई रिस्क होता है प्रोस्टेट कैंसर का। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ओवेरियन कैंसर का भी इसमें हाई रिस्क होता है BRCA1 म्यूटेशन के साथ। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी में BRCA2 जीन की म्यूटेशन है तो उसमें इंक्रीज रिस्क है एक तो ब्रेस्ट कैंसर का, बोथ मैन एंड वुमेन, मर्दों और औरतों दोनों में। इसके अलावा कैंसर ओवरी का, प्रोस्टेट का, पेनक्रियास का, बाइल डक्ट्स का, स्टमक, मेलानोसाइट्स स्किन के जो सेल हैं, एंड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सो ये MCQs इस तरह के आ सकते हैं कि BRCA1 एंड BRCA2 दोनों की म्यूटेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हो रहे हैं। ब्रेस्ट तो दोनों में है ही, बी से ब्रेस्ट याद रखना है। ठीक है, BRCA1 एंड BRCA2, लेकिन ये भी साथ साथ याद रखना है कि कुछ और तरह के कैंसर भी इनके साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह फेनकनी एनीमिया जो प्रोटीन्स हैं या BRCA प्रोटीन है, दे फॉर्म अ डीएनए डैमेज रिस्पांस नेटवर्क हुज पर्पस इज टू रिपेयर सर्टेन टाइम ऑफ डीएनए डैमेज ड्यूरिंग होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ये वही उसी रिपेयर का बार बार बताया हुआ है। ठीक है, इस तरह उसने कहा है कि जो BRCA1 है एंड BRCA2 है, इनका लिंकेज जो है फेमिलियर ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेके जाता है। अब कुछ ऐसे कैंसर हैं दैट रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम cancer resulting from mutation induced by regulated genomic instability lymphoid neoplasm. A special type of DNA damage plays a central role in pathogenesis of tumors of B and T lymphocyte. ठीक है, B and T lymphocytes के जो DNAs हैं उनमें स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ DNA डैमेज होता है अगर B और T lymphocytes के ट्यूमर हों। ठीक है,
Adaptive immunity relies on the ability of B and T cells to diversify their antigen receptor gene. कल हमने एक डायग्राम देखी थी जिसमें T lymphocyte आके ट्यूमर एंटीजन के साथ अटैच हो गया था, ठीक है। सो B और T lymphocytes के जो कैंसर है जिनको हम लिम्फोइड नियोप्लाज्म कहते हैं, उनमें स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए डैमेज होता है, ठीक है। जितने भी बी और टी सेल्स हैं ये एक्सप्रेस करते हैं कुछ जीन प्रोडक्ट्स रैग 1 एंड रैग 2, वो वीडेजी सेगमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन कैरी करते हैं, ये कुछ सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जीन्स के, ठीक है। तुम लोगों ने ये याद रखना है कि किस सेगमेंट के ऊपर रिकम्बिनेशन मतलब हो रही है, जो कैरी कर रहा है वी डे जी सेगमेंट होता है, वी डे जे सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि आफ्टर इनकाउंटरिंग द एंटीजन मैच्योर बी सेल्स क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज्ड एंजाइम को एक्सप्रेस करते हैं जिसका नाम है एंटीजन इंड्यूस साइटोसिन डीएमिनेज, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन जीन क्लास की स्विच करता है, उस रिकम्बिनेशन को सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन कॉज करता है। और अगर इस एंटीजन रिसेप्टर जीन में या डाइवर्सिफिकेशन में एरर आ जाए तो फिर म्यूटेशंस कॉज हो जाती हैं जो कि लिम्फोइड नियोप्लाज्म की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। ये एंटीजन रिसेप्टर जीन यही वाला था, ठीक है, जिसको वो कह रहा है कि कुछ एंटीजन इंड्यूस साइटोसाइन डीएमिनेज जिस एंजाइम की मदद से जो चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया कि बी और टी सेल्स में ठीक है कुछ जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि एंटीजन रिसेप्टर जीन्स के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है, और अगर उनकी म्यूटेशन हो जाए तो फिर लिम्फोइड नियोप्लाज्म कॉज होते हैं। अच्छा, अब पुश टाइप के कैंसर हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के साथ चलते हैं, ठीक है, जैसे कुछ infiltrating cancers हैं which provoke a chronic inflammatory reaction leading some to liken them to wounds that do not heal, ठीक है। अब जिस तरह कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें एडवांस कैंसर चल रहा होता है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी साथ चल रहे होते हैं, जिन जैसे साइन और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं ऐसे पेशेंट में, जैसे एनीमिया के साथ, ठीक है, ज़्यादातर पेशेंट्स में एनीमिया होता है, बिल्कुल पेल होते हैं कैंसर के पेशेंट, फटीग, आसानी से थक जाना, या केकेक्सिया होता है कि ये वेट लॉस वगैरह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे कहना है ना बिल्कुल गलना सड़ना शुरू हो जाती है बॉडी आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ, ठीक है। सो इन्फ्लेमेटरी सेल ऑल्सो मॉडिफाई द लोकल ट्यूमर माइक्रो एनवायरमेंट to enable many of the hallmarks of cancer. These effects may stem from direct interaction between inflammatory cell and tumor cell, or through indirect effect of inflammatory cell on other resident stromal cell, particularly cancer-associated fibroblast and endothelial cells. सो ट्यूमर सेल्स एक तो डायरेक्ट इंटरेक्शन से भी बिटवीन इन्फ्लेमेटरी सेल, मतलब ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये सारे ये डायरेक्ट इंटरेक्शन से पैदा होते हैं, ये जो फटीग वगैरह होना, केकेक्सिया वगैरह, बिटवीन इन्फ्लेमेटरी सेल एंड रेजिडुअल जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, पार्टिकुलरली कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट एंड एंडोथेलियल सेल्स। अच्छा, अब किस तरह से ये इन्फ्लेमेशन आगे लेके चलते हैं कि रिलीज ऑफ फैक्टर दैट प्रोमोट प्रोलिफरेशन। अब जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं या एक्टिवेटेड स्ट्रोमल सेल्स हैं, ठीक है, दे हैव बीन शोन टू सिक्रीट अ वाइड वैरायटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। ये हमने काफी पीछे पढ़ा है, जैसे एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, प्रोटीएजेस, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती हैं। इसके अलावा रिमूवल ऑफ ग्रोथ सप्रेसर, जब एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ होती है तो वो इट इज सप्रेस्ड बाय सेल टू सेल एंड सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंटरेक्शन। फिर प्रोटीएजेस रिलीज होते हैं बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो कि एडिशन मॉलिक्यूल्स को फर्दर डिग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से जो ई कैडरिन का वो हमने बैरियर पढ़ा था ना वो टूटता जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा सेल की इनहेंस रेजिस्टेंस हो जाती है टुवर्ड्स सेल डेथ, जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो मजीद उसको आगे खराब कर रहे हैं, डिटैच करते हैं एपिथेलियल सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन को तोड़ते हैं और सेल डेथ की तरफ एनोइक ओइकिस जो हमने कल पढ़ा था, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेल डेथ जिसमें सेल टू सेल इंटरेक्शन ब्रेक होती है, डिटैच होती है, वो होती जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस हैं वो प्रिवेंट करते हैं बाय, अच्छा ये सस्पेक्ट हम करते हैं कि कोई ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस जो हैं वो इस एनओएकिस को प्रिवेंट करती है। दे एक्सप्रेस एडिशन मॉलिक्यूल सच एज इंटेग्रिन जो कि डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन करते हैं ट्यूमर सेल्स के साथ। अच्छा, फिर इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस, जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो कि एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो प्रोटीएजेस हमने पीछे पढ़ा है जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम मैक्रोफेजेस, वो क्या करते हैं फर्दर रीमॉडलिंग करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। कुछ फैक्टर जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं ट्यूमर सेल मोटेलिटी को, ठीक है।
इस तरह कुछ फैक्टर्स रिलीज फ्रॉम स्ट्रोमल सच एज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, वो भी प्रमोट करते हैं एपिथेलियल मेसेंकाइमल ट्रांजिशंस को, व्हिच इज अ की इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ द इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो कि कुछ फैक्टर जैसे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा वगैरह हैं, वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं या डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं प्रोसेस ऑफ इन्वेजन में। इस तरह कुछ फैक्टर हैं जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं ट्यूमर सेल मोटेलिटी को। ठीक है, ये एमसीक्यूज आप लोगों को इस तरह के आ सकते हैं। फिर ट्यूमर्स के इम्यून सिस्टम को हमारे डिस्ट्रक्शन में भी रोल प्ले करते हैं, जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। कुछ सॉल्युबल फैक्टर रिलीज होते हैं मैक्रोफेजेस से, कुछ स्ट्रोमल सेल से, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ ट्यूमर क्रिएट करते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फेवर करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव टी रेगुलेटरी सेल्स को। ठीक है, और CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के फंक्शन को कम करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी CD8 पॉजिटिव टी सेल्स जो आके अटैच हुए थे ट्यूमर एंटीजन के साथ, और उसको कोशिश कर रहे थे कि बॉडी की इम्यूनिटी खराब ना हो। ठीक है, और वो ट्यूमर एंटीजन सेल को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे रिलीज होंगे, मैक्रोफेजेस रिलीज करेगा जो इम्यूनोसप्रेसिव माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ कैंसर मॉडल्स में रिसर्च के बाद भी पता लगा है कि कुछ मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करते हैं। ठीक है, जो कि कैंसर के इमरजेंस में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एंजियोजेनेसिस करते हैं, कोलेजन डिपोजिशन करते हैं, ये सब इन्वेजिव कैंसर्स में ऑब्जर्व किए गए हैं। इस तरह कुछ कॉक्स2 इनहिबिटर्स हैं जो कि डिक्रीज करते हैं इंसिडेंस ऑफ कोलोनिक एडिनोमास एंड आर अप्रूव्ड फॉर द पेशेंट ऑफ फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। ठीक है, कॉक्स2 इनहिबिटर्स जैसे हम ये एस्पिरिन वगैरह और ये चीजें यूज करते हैं ना, ये सारे कॉक्स2 इनहिबिटर्स होते हैं। अच्छा, आगे बच्चों, डिसरेगुलेशन ऑफ कैंसर एसोसिएटेड जीन जब होती है, डैमेज जब होता है, ऐसा जेनेटिक डैमेज जो कि ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करे या ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनएक्टिवेट करे। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों को बात पता होना चाहिए कि प्रोटो ऑन्कोजीन, जैसे यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन लिखी हुई है, प्रोटो ऑन्कोजीन में किस वजह से चेंज होता है? विद द हेल्प ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। जब भी प्रोटो ऑन्कोजीन, पहले प्रोटो बनता है ना, ठीक है, जो प्रोटो जो जिसमें समझो प्री मेलिग्नेंट जो चेंजेस होती हैं वो प्रोटो ऑन्कोजीन में हो चुकी होती हैं, और जो मेलिग्नेंट चेंजेस होती हैं वो ऑन्कोजीन लेके चल रहा होता है। ठीक है, सो प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में किस वजह से चेंज हो गया? विद द हेल्प ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। जब पॉइंट म्यूटेशन होंगी तब प्रोटो ऑन्कोजीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनमें रूटीन कैरियोटाइपिंग डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं विच आर हाईली एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर नियोप्लाज्म। ठीक है, क्रोमोसोमल चेंजेस हम देखते हैं जो कि कैंसर की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, और जैसे ल्यूकीमियाज हैं, कुछ लिम्फोमास वगैरह हैं, उनमें रिकरेंट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं स्पेसिफिक। इस तरह चेंजेस क्रोमोसोम के नंबर में, जिसे हम एनोप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है, वो भी कैंसर की प्रोग्रेशन में रोल प्ले करती है। कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ केसेस हैं जिनमें टीलोमेयर्स, हमने टीलोमेरेज पीछे एंजाइम भी पढ़ा था, ठीक है, जो कि कैंसर इसमें रोल प्ले कर रहा था, शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम कर रहा था। ठीक है, लॉस ऑफ टीलोमेयर्स का मतलब है कि अर्ली इवेंट होगा इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह कुछ हिस्टोरिकली क्रोमोसोमल चेंजेस कैंसर में आइडेंटिफाई हुई हैं थ्रू कैरियोटाइपिंग। ठीक है, थ्रू मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम। इसके अलावा कुछ कैंसर कैरियोटाइपिंग, कैंसर से कैरियोटाइप्स रिकंस्ट्रक्ट हो जाते हैं लैब्स में। ठीक है, और आके बुक में आप लोगों के कुछ जीन्स का बताया हुआ है, जैसे फर्स्टली किस तरह से ये होता है क्रोमोसोमल चेंजेस ट्यूमर के अंदर। जीन्स इन द विसिनिटी ऑफ रिकरेंट क्रोमोसोमल ब्रेक पॉइंट्स आर वेरी लाइकली टू बी आइदर ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, मतलब या तो रिकरेंट क्रोमोसोमल ब्रेक पॉइंट्स हों या फिर डिलीशंस हों आइदर ऑन्कोजीन्स की और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की। अब यहाँ कुछ ऑन्कोजीन्स के नाम लिखे हुए हैं, MYC, BCL2, ABL। यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आपको पता है, जैसे RB है, P53 है, APC है। सेकेंडली क्या होता है, कुछ कैरियोटिपिक एबनॉर्मेलिटीज की अपनी डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है। ठीक है, और टेस्ट जो डिटेक्ट करते हैं या क्वांटिफाई करते हैं BCR, ABL फ्यूजन जीन्स या मैसेंजर RNA, जिस तरह CML, हमने एक डायग्राम पढ़ी थी, 2 डायग्राम पीछे, CML और AML वगैरह किस तरह होता है। बर्किट लिम्फोमा हमने पीछे पढ़ा था किस तरह से होता है। ठीक है, ये फ्यूजन जीन्स होते हैं, जिनमें गड़बड़ होती है तो आगे कैंसर चलता है। ठीक है, अब इन फ्यूजन जीन्स को कुछ टेस्ट डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे BCR, ABL फ्यूजन जीन्स को कुछ टेस्ट होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं और बता देते हैं आपको।
इस तरह कुछ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस होंगी, एनी टाइप ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट जैसे ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, एम्प्लीफिकेशन और इवन डिलीशन, दे कैन एक्टिवेट प्रोटोऑन्कोजीन, बट क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म जो अब तक देखा जाता है, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन कैन एक्टिवेट प्रोटोऑन्कोजीन्स इन टू वे, दो तरह से एक्टिवेट कर देती है, बाय प्रोमोटिंग या प्रोमोटर या इनहैंसर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन विच ट्रांसलोकेशन रिजल्ट्स इन द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन, और दूसरा by formation of a fusion gene in which the coding sequence of two genes are fused in part or whole, ठीक है, leading to expression of a novel chimeric protein with oncogenic properties। पहला किस तरह, या तो प्रोमोटर की सब्स्टिट्यूशन की वजह से होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन ओवर एक्सप्रेस होगा ज्यादा से ज्यादा, या फिर एक फ्यूजन जीन बन जाएगा दो जीन के बीच में, ठीक है, जो कि उसका पार्ट होगा या पूरा भी हो सकता है, और वो एक नया काइमेरिक प्रोटीन बना देगी जिसके अंदर ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अब ये कुछ बुक में आप लोगों के सिलेक्टेड ऑन्कोजीन्स दिए हुए क्रिएटेड बाय ट्रांसलोकेशन, और साथ मेलिग्नेंसी का बताया हुआ है, ये अफेक्टेड जीन है, जिस तरह BCR ABL, ठीक है, ये ना याद ना भी रखो तो अफेक्टेड जीन का नाम पता होना चाहिए, BCR ABL अफेक्टेड जीन है, इसमें ट्रांसलोकेशन किस लेवल पे होगी 922, ये ना भी याद रखो, ठीक है, सिर्फ 922 याद रखो। और कैंसर कौन सा होगा, CML क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया। फिर यहाँ देखो कौन से जीन्स की म्यूटेशन हो रही है, AML ETO PML रारा, ठीक है, A21 पे AML पे म्यूटेशन होगी और ETO में 15-17 पे होगी और AML कैंसर होगा, ठीक है, इस टेबल को इस साइड से पढ़ो, ठीक है। फिर अफेक्टेड जीन्स कौन सा होगा, MYC अगर हो, IGH हो तो उसमें कौन से क्रोमोसोम लेवल पे म्यूटेशन होगी, 8 और 14 क्रोमोसोम पे, और बर्केट लिम्फोमा होगा, ठीक है। ये MCQs इस तरह से आते हैं बच्चों, इवन ये ऑस्कीज में भी आप लोगों को आए हुए होते हैं, अगर पैथोलॉजी में जब ऑस्कीज आती हैं कि आप लोगों से पूछा जाए कि अच्छा बताओ कि दो सिलेक्टेड ऑन्कोजीन्स बता दो और उनसे रिलेटेड मेलिग्नेंसी, अब तुम लिखोगे कि ट्रांसलोकेशन हुई क्रोमोसोम लेवल पे 922 पे और CML हो गया, फिर क्रोमोसोमल 8-14 के लेवल पे ट्रांसलोकेशन हुई, बर्केट लिम्फोमा हो गया, फिर फॉलिकुलर लिम्फोमा किस तरह से होगा, अगर क्रोमोसोमल 14 और 18 पे ट्रांसलोकेशन होगी, प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा कब होगा, अगर क्रोमोसोमल लेवल 721 या 17-21 पे ट्रांसलोकेशन होगी। ये MCQs में आते हैं बच्चों, ठीक है, ये याद रखने हैं, ये गंद नहीं आएगा, ये जो Q24 Q13 ये नहीं आता ना, ये नंबर्स पूछे जाते हैं, लेकिन जीन का नाम जैसे ABL है, BCR है, AML है, ये याद रख लो, और कॉमनली CML पूछा जाता है एग्जाम में, बर्केट लिम्फोमा बहुत पूछा जाता है, फॉलिकुलर लिम्फोमा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये तीन फॉलिकुलर, बर्केट, CML, ये बहुत कॉमनली पेपर में बच्चे पूछे जाते हैं, ठीक है। AML भी हाँ कोई कुछ पूछ लेते हैं जैसे 821 15 17, सो यू हैव टू मेमोराइज CML AML बर्केट एंड फॉलिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एविन सार्कोमा भी अगर किसी को तंग करना तो वेविंग सार्कोमा भी पूछ लेता है, लेकिन ये 1122 याद रखना जरा आसान है, 1122, ठीक है। अच्छा, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन इज कॉज्ड बाय ट्रांसलोकेशन, जैसे बर्केट लिम्फोमा में हमने पीछे देखा है, ठीक है। बर्केट लिम्फोमा में किस क्रोमोसोमल की ट्रांसलोकेशन हो रही थी, MYC IGH, ये बच्चों MYC IGH, ये MCQ आ जाता है इस तरह, बर्केट लिम्फोमा से बहुत सारे MCQs आते हैं, इसकी ट्रांसलोकेशन पूछी जा सकती है, इसमें अफेक्टेड जीन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है, कौन से जीन पे होता है, MYC जीन पे होता है, ठीक है। इस तरह के आप लोगों से MCQs आते हैं, और जेनेटिक नोटेशन कौन सी होती है, 814 की, ठीक है। सो बर्केट लिम्फोमा पे ट्रांसलोकेशन बहुत दफा एग्जाम में आती है, कौन सा जीन एक्सप्रेस्ड होता है, ठीक है, कौन से लेवल पे होता है, कौन सा क्रोमोसोम नंबर होता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और ट्रांसलोकेशंस की जो कि ऑन्कोजीन्स को इन्वॉल्व करती हैं और लिम्फोइड न्यूप्लाज्म कॉज करती हैं, जिनमें टू प्लेसेस पे जीनोम की साइमल्टेनियसली ब्रेक डाउन होती है, डीएनए के फ्री डीएनए एंड्स आपस में ज्वाइन करके बना देते हैं, न्यू क्लास स्विचिंग या रिकम्बिनेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की एग्जांपल है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है CML का, और बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है। CML जैसे पीछे बताया हुआ, CML में कौन से जीन की रेप्लिकेशन हुई, ये ट्रांसलोकेशन हुई थी, BCR ABL और 922 पे, ठीक है। यहाँ पे भी वही बताया हुआ है, ABL BCR, ठीक है, और 922, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स को बेसिकली BCR फ्यूजन जीन जो कि क्रोमोसोम 22 पे होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। अगर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम MCQ में पूछा हुआ है या BCR ABL फ्यूजन जीन की वजह से कौन सी मेलिग्नेंसी होती है, तो वो होती है CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है, CML याद रखनी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अच्छा, इस तरह
ये भी वही चीज़ बताई हुई है, ठीक है। इस तरह कुछ एएमएल की एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एएमएल में या पीएमएल रारा फ्यूजन जीन की वजह से कौन-सी होती हैं, तो ये टेबल बच्चों बेसिकली याद कर लेना, ठीक है, ये जो पीछे बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह कुछ नॉर्मल ग्रेनुलोसाइड प्रोजेनेटर आप लोगों की बुक में बताए हुए हैं, ठीक है। रिप्रेसर बताया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर हुई है रारा जीन पे बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन इनटू शॉर्ट लिव पीएमएन, यहाँ पे बताया हुआ है पोलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल और ये क्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया का फंक्शन बताया हुआ है किस तरह से होता है। ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन होती है, यहाँ पे आके रिप्रेसर अटैच हो जाता है, ये ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन यहाँ पे नहीं होगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी अगर एक्यूट ल्यूकीमिया है, ठीक है। और अगर तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन और मेलिग्नेंट प्रोमाइलोसाइट इनटू शॉर्ट लिव पीएमएन हो रही है, हेमाटोलॉजिक रिप्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे एक्टिवेटर आके रिप्रेसर को हटा देगा, ठीक है। और यहाँ से एक्टिवेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन उसी तरीके से नॉर्मल जैसे यहाँ पे हो रही थी वो यहाँ पे होगी, ये नॉर्मल बताया हुआ है, ठीक है। और ये एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया का बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब फ्यूजन जो जीन्स होते हैं दे इनकोड अ काइमेरिक प्रोटीन व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड पीएमएल एंड अ पार्ट ऑफ रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा। ये पीछे इसी डायग्राम को ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा हैं दे बाइंड टू डीएनए एंड एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जैसे इस यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अमंग द रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर रिस्पॉन्सिव जीन्स आर नंबर दैट आर नीडेड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ माइलॉइड प्रोजेनेटर इनटू न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये भी सारा पीछे बुक में बताया हुआ है, ठीक है। और पीएमएल जो और रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा ऑन्को प्रोटीन्स हैं, उनकी डिमिनिश्ड एफिनिटी हो जाती है फॉर रेटिनॉइड, ठीक है। और साथ उनके इन दिस अनलाइगेटेड चैनल it retains the capacity to bind DNA but instead of activating transcription it inhibits the transcription। ये दूसरी डायग्राम में बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। और किस तरह से ये नॉर्मल बोन मैरो एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये जितने भी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया है जिसमें पीएमएल रारा फ्यूजन जीन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये नहीं अटैच हुआ था, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे ये जीन अटैच नहीं हुआ है, ठीक है। आर ए तो ब्लॉक्ड हो गई है, डिफरेंशिएशन एक्यूट ल्यूकीमिया की तरफ चला गया, ठीक है। अच्छा, जब फार्माकोलॉजिकल डोजेस में देते हैं तो जितने भी ट्रांस रेटिनोइक एसिड्स हैं दे बाइंड टू पीएमएल आरएआर रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा एंड कॉज अ कन्फर्मेशनल जीन्स दैट रिजल्ट्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिप्रेसर कॉम्प्लेक्सेस और एक्टिवेट कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। ये एक्सचेंज ना सिर्फ जीन की एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देती है बल्कि डिफरेंशिएट करती है, causes the new plastic myeloid progenitor to differentiate into neutrophils and die, clearing the marrow over several days and allowing for recovery of normal hematopoiesis, ठीक है। ये बेसिकली यही जो ब्लड के कैंसर हैं इनका बता रहा है, ठीक है, कि उसने किस तरह से नॉर्मल जब थेरेपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो किस तरह से होती है डिफरेंशिएशन थेरेपी इन विच इमोटर ट्यूमर सेल्स आर इंड्यूस्ड टू डिफरेंशिएट इनटू देयर मैच्योर प्रोगेनी हैव लिमिटेड टाइम स्पैन। It has also spurred effort to develop drugs that target other nuclear oncoprotein despite the inherent difficulty of the problem। अच्छा, अब कुछ क्रोमोसोमल डिलीशंस हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्रोमो जिसे हमने पीछे ये पढ़ा था ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब हम क्रोमोसोम के लेवल पे पढ़े ना, अब डिलीशन देख रहे हैं हम लोग कि डिलीशन में क्या होगा। क्रोमोसोमल डिलीशन आर अनदर वेरी प्रेवलेंट स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी इन ट्यूमर सेल्स। डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ क्रोमोसोम इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ पार्टिकुलर ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्रोमोसोम का एक स्पेसिफिक डिलीशन अगर एक क्रोमोसोम की हो गई है, जैसे एग्जांपल उसने दिया हुआ है साइट ऑफ आरबी जीन रेटिनोब्लास्टोमा जीन, ठीक है, जो बच्चों की आंख का कैंसर है, उसमें किस डिलीशन होती है क्रोमोसोम की 13q14 और डिलीशन होती है किस ट्यूमर सप्रेसर जीन की VHL, ठीक है, उसकी ट्यूमर सप्रेसर जीन की डिलीशन होती है। आरबी जीन की 13q14 क्रोमोसोम की डिलीशन होती है रेटिनोब्लास्टोमा में, और रीनल सेल जो किडनी के कैंसर है ना उनमें VHL ट्यूमर सप्रेसर जीन की डिलीशन होती है। अच्छा, एमसीक्यू में अगर आप लोगों को आए कि रेटिनोब्लास्टोमा में, ठीक है, जो आंख का कैंसर है उसमें किस जीन की म्यूटेशन होती है, उसमें आरबी जीन की सॉरी डिलीशन होती है आरबी जीन्स की, ठीक है। और जो रीनल सेल कार्सिनोमा है उसमें कौन से ट्यूमर सप्रेसर जीन की डिलीशन होती है, VHL ट्यूमर सप्रेसर जीन की, ठीक है। बच्चों एक सेकंड। अच्छा, बाकी डिलीशन का बच्चों इसमें यही बताया हुआ है, एक उसने एग्जांपल दी हुई है जैसे 25% ऑफ टी सेल एक्यूट लिम्फो, ये लाइन बच्चों अंडरलाइन आप लोग अपनी बुक में कर लें,
ठीक है, किस किस जीन की डिलीशन की वजह से कौन सा कैंसर होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। इस तरह 25% ऑफ टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है जिनमें डिलीशन होती है क्रोमोसोम 1 की, TAL1 प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है, विच लीड्स टू द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ TAL1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। इस तरह जीन एम्प्लीफिकेशन, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ऑन्कोजीन में रिजल्ट फ्रॉम रीडुप्लीकेशन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर डीएनए सीक्वेंसेस। एम्प्लीफिकेशन मतलब वो ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, एम्प्लीफाई हो रहे हैं, उनका फंक्शन तेज हो रहा है। अच्छा, इसमें माइक्रोस्कोपिकली दो पैटर्न देखे गए हैं, एक्सक्लूसिव पैटर्न, या तो मल्टीपल स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जैसे डबल मिनट स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन हो जाती है, या होमोजीनियस स्टेनिंग रीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं। एंड दे होमोजीनियस स्टेनिंग रीजन्स दे लीड टू द इंसर्शन ऑफ एम्प्लीफाइड जीन इनटू न्यू क्रोमोसोमल लोकेशन, ठीक है, जिसकी वजह से जीन एम्प्लीफिकेशन होती जाएगी, ठीक है। अफेक्टेड क्रोमोसोम रीजन का नॉर्मल पैटर्न लैग करते हैं डार्क और लाइट स्टेनिंग पैटर्न का, ठीक है, और होमोजीनियस नजर आते हैं, एक जैसे नजर आते हैं, ठीक है, होमोजीनियस स्टेनिंग रीजन उनमें डेवलप हो जाते हैं। तो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से मोस्ट ऑफन जो एम्प्लीफिकेशंस देखी जाती हैं उनकी ये बच्चों अंडरलाइन करें बुक में कि न्यूरोब्लास्टोमा में NYMC जीन की एम्प्लीफिकेशन देखी जाती है और ब्रेस्ट कैंसर में ERBB2 जीन की एम्प्लीफिकेशन देखी जाती है। ये लाइन आपको 4-5 तरीके से एमसीक्यू आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है न्यूरोब्लास्टोमा में किस जीन की एम्प्लीफिकेशन हुई, ब्रेस्ट कैंसर में किस जीन की एम्प्लीफिकेशन हुई। आपसे ये पूछा जा सकता है कि न्यूरोब्लास्टोमा में NYMYMC की म्यूटेशन किस तरीके से होती है, बाय एम्प्लीफिकेशन, क्रोमोसोमल एम्प्लीफिकेशन, ERBB2 विद द हेल्प ऑफ एम्प्लीफिकेशन। न्यूरोब्लास्टोमा बच्चों बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड्स का ट्यूमर होता है, किडनी के ऊपर अटैच होती है, पुअर प्रोग्नोसिस होती है अगर MYC की एम्प्लीफिकेशन हो जाए। और ERBB2 जीन की एम्प्लीफिकेशन की वजह से 20% कैंसर का चांस होता है, ठीक है। ये सब हम पढ़े हैं जो जीन्स में चेंजेस आई हैं जिनकी वजह से कैंसर बनता जा रहा है, ठीक है। इस तरह कुछ HER2 रिसेप्टर्स अटैच होते हैं जो कि ERBB2 जिनको इनकोड करता है, ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे जाके ये अटैच होगा, ठीक है। उन पे कुछ एंटीबॉडी थेरेपी करते हैं जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे इफेक्टेड थेरेपी है ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में। इसके अलावा क्रोमोट्रिप्सिस, क्रोमोट्रिप्सिस का मतलब है, ठीक है, कि इसका मैं आपको बता, यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग की रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसमें बुक में इस तरह से आपको बताया हुआ है कि द ट्रू एक्सटेंट ऑफ क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट इन कैंसर इज ओनली नाउ कमिंग इनटू व्यू थैंक्स टू द सीक्वेंसिंग ऑफ एंटायर कैंसर सेल जीनोम व्हिच अलाउ फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसेस। जीनोमिक सीक्वेंसेस ना सिर्फ सिंपल रीअरेंजमेंट को सेल की रिवील करती है बल्कि, ठीक है, अप्रिशिएट करती है ऐसे मेथड जो कि क्रोमोसोम में ड्रामेटिक चेंजेस लाते हैं, ठीक है। सो क्रोमोट्रिप्सिस का मतलब है बेसिकली क्रोमोसोम शेटरिंग, ठीक है, मतलब क्रोमो से क्रोमोसोम याद रखना है, और ट्रिप्सिस जैसे हम कहते हैं ना लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी का मतलब ये होता है कि स्टोन तोड़ना, ठीक है, रीनल लिथोट्रिप्सी किडनी का स्टोन तोड़ना, गॉल ब्लैडर लिथोट्रिप्सी मतलब गॉल ब्लैडर का स्टोन तोड़ना, ट्रिप्सिस का मतलब होता है तोड़ना, शेटरिंग याद रखनी है, ठीक है। 1 to 2% ऑफ ऑब्जर्व किया गया है कैंसर में एज अ होल। और इसके अलावा क्रोमोसोम 25% ऑस्टियोसार्कोमा के केसेस में देखा गया जो कि बोन का एक बड़ा खतरनाक कैंसर है। इसके अलावा ग्लायोमा जो ब्रेन के ट्यूमर्स हैं उनमें ये देखा गया, ठीक है, क्रोमोट्रिप्सिस का प्रोसेस। तो ये दो तरह एग्जांपल इसकी याद रखनी है, ऑस्टियोसार्कोमा में और ग्लायोमास में ये देखा गया। इसका वो जेनेसिस इसकी बेसिकली बता रहा है इन ब्रेक्स की, क्रोमोसोम शेटरिंग की, कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं अफेक्टेड सेल्स में, ठीक है, जो कि पीसेस को स्टिच टुगेदर करते हैं इन अ हैphazard मैनर में, जिसकी वजह से क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट क्रिएट हो जाती है एंड इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सम क्रोमोसोम सेगमेंट्स, ठीक है। फिर एपिजेनेटिक चेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द एक्सपेक्ट ऑफ मेनी मैलिग्नेंट phenotype इंक्लूडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ कैंसर जीन्स, the control of differentiation and self renewal and even drug sensitivity and drug resistance. So epigenetics basically refer to the factor other than the sequence of DNA that regulate gene expression, ठीक है। epigenetics मतलब epi other than कोई और फैक्टर जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग को अफेक्ट करते हैं, जो कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे डीएनए मिथाइलेशन वगैरह, ये हमने जीन्स में भी जेनेटिक्स में पढ़े थे। इसके अलावा हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ठीक है, ये एमसीक्यू में आप लोगों को आ सकता है कि कौन से फैक्टर हैं जो एपिजेनेटिक चेंजेस कॉज करते हैं, डीएनए डैमेज या डीएनए की जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से मॉडिफाई हो सकती है विद हेल्प ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये हिस्टोन बेसिकली प्रोटीन है, ठीक है, डीएनए में सीक्वेंसिंग में आप लोगों ने देखा होगा हिस्टोन किस तरह से अटैच होती है, ठीक है। इसके अलावा डीएनए मिथाइलेशन, मिथाइल ट्रांसफरेज की वजह से डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेजेस मॉडिफाई करते हैं डीएनए को।
इसके अलावा बुक में वो अब मज़ीद आप लोगों को वही बता रहा है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से 100 ऑफ ईयर्स में न्यूक्लियर ऑफ कैंसर सेल डिस्प्ले एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजीज, ठीक है, क्रोमेटिन क्लियरिंग हम देखते हैं, हाइपरक्रोमेसिया देखते हैं, क्रोमेटिन क्लंपिंग होती है। जितने भी कैंसर सेल्स हैं जब हम उनको माइक्रोस्कोप में देखो तो हाइपरक्रोमेसिया होता है, उसका जो क्रोम मतलब उसका जो कलर होता है ना वो बहुत ज्यादा तेज होता है न्यूक्लियस का। इसके अलावा क्रोमेटिन की क्लंपिंग आप देखते हो, इसके अलावा कुछ जगहों पे आप लोग क्रोमेटिन क्लियरिंग देखते हो, ठीक है, डिस्टर्बेंस होती है क्रोमोसोमल क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन की। अब आप लोगों की बुक में कुछ एपिजेनेटिक रेगुलेटरी जीन्स दिए हुए हैं जो कि म्यूटेट हो जाते हैं कैंसर में। अब आप लोगों ने यहाँ पे ट्यूमर का बताया हुआ है, जीन का बताया हुआ है और उसका फंक्शन, ठीक है। जैसे DNMT3A जीन है, उसमें कौन सा फंक्शन चेंज होगा, डीएनए मिथाइलेशन का, और कौन सा कैंसर होता है, 20% रिस्क है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का। इस तरह हिस्टोन मिथाइलेशन MLL2 जीन है उसमें होगी और फॉलिकुलर लिम्फोमा हो जाएगा, ठीक है। ये एपिजेनेटिक चेंजेस हैं। फिर इसके अलावा एपिजेनेटिक चेंजेस का टॉपिक वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकते हैं। इस तरह डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैंसर है, ठीक है, लिम्फोइड कैंसर है, नियोप्लाज्म है। 40% कैंसर होता है ड्यू टू हिस्टोन एसिटाइलेशन इन द जीन CRE। यहाँ पे जीन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपको जीन का फंक्शन पूछ सकते हैं कि उस जीन में ऐसा क्या चेंज हुआ कि इतना परसेंट कैंसर आ गया। अगर तुम लोग फॉलिकुलर लिम्फोमा को देखो तो 90% फ्रीक्वेंसी है फॉलिकुलर लिम्फोमा की ड्यू टू एपिजेनेटिक चेंजेस ऑफ हिस्टोन मिथाइलेशन, ठीक है। फिर मेलिग्नेंट रेप्डॉइड ट्यूमर देखो, उसमें 100% वो होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी है म्यूटेशन की ड्यू टू न्यूक्लियोसोम पोजिशनिंग या क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, ठीक है। सो ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों में इन्फेंट्स में एक्यूट ल्यूकीमिया जो ब्लड का कैंसर है 90% इट इज ड्यू टू हिस्टोन मिथाइलेशन, ठीक है, हिस्टोन मिथाइलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एपिजेनेटिक रेगुलेटरी जीन मॉडिफिकेशन। फिर अब वो कह रहे हैं कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स लोकल अगर हाइपर मिथाइलेशन हो जाए जीएनए उसकी वजह से साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। वो कैंसर सेल्स क्या करते हैं, उनके अंदर सिलेक्टिव हाइपर मिथाइलेशन ऑफ द प्रोमोटर ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग हो जाती है, ठीक है। हाइपर मिथाइलेशन occurs only on one allele and function of the other copy of the affected tumor suppressor gene is lost through another mechanism, ठीक है। जैसे उसने बताया हुआ है हाइपर मिथाइलेशन होती है सेवरल कैंसर में, ट्यूमर सप्रेसर जीन में CDKN2A है, ठीक है, जो कि विच इज अ कॉम्प्लेक्स लोकस दैट इनकोड्स टू ट्यूमर सप्रेसर। ये ट्यूमर सप्रेसर बताए हुए P14 एंड P16, ठीक है, that enhance the P53 and CRB activity respectively। P14 P53 की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और जो P16 है वो RB की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो CDKN2A, ठीक है। कैंसर काफी सारे कैंसर हैं जिसमें इसकी हाइपर मिथाइलेशन होती है, ठीक है, और ये CDKN2A बेसिकली टू ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा डीएनए मिथाइलेशन में कुछ ग्लोबल चेंजेस हों, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है वो कैंसर फैलता है, ठीक है। उसकी ये पीछे जितनी भी एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं डीएनए मिथाइलेशन की, इनको याद कर लेना बच्चों। और जो हिस्टोन में चेंजेस दी हुई हैं ये सारा डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मिथाइलेशन, ठीक है, वही चीज़ बार बार उसने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। इस तरह लाइनेज स्पेसिफिटी ऑफ सर्टेन ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, उसके भी एपिजेनेटिक बेसिस हैं। कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन और ऑन्कोप्रोटीन्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं हम टू क्लासेस में, दैट आर म्यूटेटेड और अदरवाइज डिसरेगुलेटेड इन मेनी कैंसर्स, ठीक है, और अदरवाइज डिसरेगुलेट एंड दोज दैट आर म्यूटेटेड इन अ रिस्ट्रिक्टेड सबसेट ऑफ ट्यूमर, फॉर एग्जांपल VHL इन रीनल सेल कार्सिनोमा, APC इन कोलोन कैंसर, ठीक है। कुछ हैं जो कि म्यूटेट होते हैं या डिसरेगुलेटेड होते हैं काफी सारे कैंसर्स में, जैसे P53 है, रैस है, MYC है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ हैं जो कि म्यूटेटेड होती हैं इन रिस्ट्रिक्टेड सबसेट ऑफ ट्यूमर्स में, जैसे VHL रीनल सेल कार्सिनोमा में, APC इन कोलोन कैंसर। ये MCQs बच्चों आते हैं इस तरह कि कौन से जीन की या ऑन्कोप्रोटीन की म्यूटेशन होगी रीनल सेल कार्सिनोमा में। P53 तो ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो काफी सारे कैंसर में जिसकी म्यूटेशन हो जाती है, इस तरह रैस है, MYC है, ठीक है। लेकिन जो कोलोन कार्सिनोमा है उसमें स्पेसिफिकली APAC की होगी, रीनल सेल कार्सिनोमा में स्पेसिफिकली VHL की होगी, ठीक है। तो ये इनको अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है।
सो एपिजेनोम बेसिकली अट्रैक्टिव थेराप्यूटिक टारगेट होता है, ठीक है, जिसको डीएनए जिस तरह हिस्टोन इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस एंजाइम के इनहिबिटर हैं, क्रोमेटिन इरेजर हैं, ठीक है, ये सर्टेन लिम्फोइड ट्यूमर्स में अप्रूव हो चुके हैं, इनको यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए कैंसर्स की, ठीक है। ज़ाहिर है हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस के इनहिबिटर्स हैं तो उसको रोकेंगे उसके फंक्शन को, डीएनए मिथाइलेटर के इनहिबिटर्स हैं जो कि माइलोइड ल्यूकीमियास को ट्रीट करते हैं, ठीक है, और उनको हम क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज करते हैं पेशेंट्स में। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन वाली बच्चे ये बात है कि जितने भी हिस्टोन एसिटाइलेटर्स, ये जितना हमने पढ़ा ना पीछे, ये हिस्टोन एसिटाइलेशन मिथाइलेशन, ठीक है, इनके जितने भी ये हिस्टोन मिथाइलेशन डीएनए मिथाइलेशन इनके इनहिबिटर्स डेवलप हो गए जो कि इन कैंसर्स को, जिनकी जो ये कैंसर कॉज कर रहे हैं, ये सब कैंसर हैं, ठीक है, ये सब कैंसर होने से रोकते हैं, ठीक है। अब ये तुम लोगों ने फंक्शन याद रखना है और बेसिकली इनसे रिलेटेड कैंसर याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह कुछ माइक्रो आरएनए है। अच्छा, कैंसर में एग्जिबिट कॉन्स्टेबल एपिजेनेटिक हेट्रोजेनिटी, ठीक है, जैसे जीनोमिक इंस्टेबिलिटी गिव राइज टू जेनेटिक हेट्रोजेनिटी इन कैंसर, इट इज फियर दैट कैंसर विल आल्सो प्रूव टू हैव एक्सटेंसिव एपिजेनेटिक हेट्रोजेनिटी फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द इंडिविजुअल ट्यूमर, ठीक है। सो जेनेटिक हेट्रोजेनिटी मतलब हेट्रोजेनेसिस मीन उसके डिफरेंसेस, वो उनकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। जैसे कुछ कैंसर सेल्स हैं लंग के, उनमें एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नलिंग की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। एपिजेनेटिक ऑल्टरेशन कैन लीड टू रेजिस्टेंस ऑफ लंग कैंसर सेल टू इनहिबिटर्स ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नलिंग, व्हेन द इनहिबिटर्स आर रिमूव्ड द लंग कैंसर रिवर्ट टू देयर प्रायर इनहिबिटर सेंसिटिव स्टेट। अब नॉन कोडिंग आरएनए एंड कैंसर है, कुछ माइक्रो आरएनएज हैं, स्मॉल नॉन कोडिंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हैं जो कि 22 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बने होते हैं, दे मीडिएट द सीक्वेंस स्पेसिफिक इनहिबिशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। सो माइक्रो आरएनएज कंट्रोल नॉर्मल सेल ग्रोथ, देयर डिफरेंशिएशन एंड सेल सर्वाइवल एंड दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है, जैसे नाम से उसके पता लग रहा है। अगर इसकी माइक्रो आरएनए की एक्सप्रेशन ऑल्टर्ड हो जाएगी तो समटाइम स्टेमिंग फ्रॉम एम्प्लीफिकेशन की वजह से या डिलीशन की वजह से वो काफ़ी सारे कैंसर्स में देखी गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी ओवर डिस्क्रीज एक्सप्रेशन हो जाए तो ये इंक्रीज करता है ऑन्कोजेनिक मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन को, ठीक है। सच माइक्रो आरएनएस जहाँ पे MIRS आया है ना स्मॉल वाला, ठीक है, M यूज हुआ है, IR सिर्फ, तो वो मतलब है माइक्रो आरएनए, और जहाँ mRNA है तो वो मैसेंजर आरएनए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ओवर एक्सप्रेशन हो जाए अगर माइक्रो आरएनएज की तो वो रिप्रेस करते हैं एक्सप्रेशन किसकी, ट्यूमर सप्रेसर जीन की, ठीक है, और उनको हम ऑनको ऐसे माइक्रो आरएनए जो प्रमोट करें ट्यूमर डेवलपमेंट को उनको हम कहते हैं ऑनको माइक्रो आरएनए, ऑनको मतलब कैंसर कॉज करेंगे ये। सो ऑनको माइक्रो आरएनए देखते हैं कितने 200 जो है वो have been shown to promote the epithelial mesenchymal transition. They are supposed to play an important role in invasiveness and metastasis, ठीक है। ये माइक्रो आरएनए का नाम बताया हुआ है, माइक्रो आरएनए 200 एंड माइक्रो आरएनए 155 जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसर्शन में इन डिफरेंट लिम्फोमास, ठीक है, ओवर एक्सप्रेस होता है ह्यूमन बी सेल लिम्फोमास में। इसके अलावा कुछ ट्यूमर सप्रेसिव माइक्रो आरएनएज भी हैं, some deletions affect the certain tumor suppressive microRNA such as microRNA 15 and microRNA 16 are among the most frequent genetic lesion in chronic lymphocytic leukemias, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लें बच्चों। ये वाला, ठीक है, माइक्रो आरएनए 200 कैंसर की इन्वेसिव ने मेटास्टेसिस में रोल प्ले करता है, माइक्रो आरएनए 15 एंड 16 ये ट्यूमर सप्रेसिव माइक्रो आरएनए हैं जो कि क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की तरफ लेके जाते हैं। फिर ट्यूमर सप्रेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो आरएनए प्रोसेसिंग फैक्टर्स बुक में बताया हुआ है, ठीक है, कुछ स्पेशल अनयूजुअल कलेक्शन ऑफ न्यूप्लाज्म कॉज करते हैं जैसे
डिस्कनेक्ट हो गया था बच्चों। अच्छा, कुछ ट्यूमर सप्रेसर प्रॉपर्टीज होती हैं माइक्रो आरएनए प्रोसेसिंग फैक्टर्स की, ठीक है। डाइसर का नाम याद रखना, एक जीन है, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल माइक्रो आरएनए। So involvement of the microRNA is likely the proverbial tip of the iceberg with respect to the role of non-coding RNA in cancer। ठीक है, अभी हमने आरएनए की बात की। नॉन कोडिंग आरएनए डिफरेंट क्लासेस में फॉल करते हैं, जैसे पी आई डब्ल्यू आई इंटरेक्टिंग आरएनएस, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए विच आर बिलीव टू प्ले अ रोल इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। ठीक है, इनका ये नाम याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये PIRNAs, ठीक है, जो कि एक रोल प्ले करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग में। इसके अलावा SNORNAs विच आर इंपॉर्टेंट इन द मैच्योरेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम। एंड इसके अलावा लिंक आरएनएस, इंटरवीनिंग नॉन कोडिंग आरएनए, जो कि रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी क्रोमेटिन की। आ रही है आवाज? हेलो। अच्छा, अब बच्चों कुछ मॉलिक्यूलर बेसिस देख लेते हैं मल्टी स्टेप कार्सिनोजेनेसिस की। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर जैसे हमने देखना है सेवरल हॉल मार्क्स हैं, ये पीछे 8 हॉल मार्क्स हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। और सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने एंजियोजेनेसिस पढ़ा, मेटास्टेसिस पढ़ा, इन्वेजन पढ़ा, इवेजन ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पांस, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, ये सारा ग्रोथ फैक्टर जितने हमने 8 बहुत डिटेल में हमने पिछले 5-6 लेक्चर्स में पढ़े हैं, दे वर द मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर। ठीक है, अब मल्टी स्टेप कार्सिनोजेनेसिस में हम जो मॉलिक्यूलर बेसिस होती है उसको देख लेते हैं कि किस तरह से होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स अराइज फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल, एक्सपेरिमेंटल, मॉलिक्यूलर स्टडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ऑन्कोजीन्स, ठीक है, ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह जीनोम वाइड सीक्वेंसिंग कैंसर की वो रोल प्ले करती है। इस तरह आप एक्सपोज हो सर्टेन क्रॉनिक एक्सपोजर टू सर्टेन कैंसर, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, अगर एक पेशेंट सिगरेट स्मोकर है वो लंग कैंसर से बहुत ज्यादा ही इज प्रोन टुवर्ड्स लंग कैंसर, ठीक है। सो मल्टी स्टेप कार्सिनोजेनेसिस। अच्छा, अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मेनी म्यूटेशन डज इट टेक टू स्टैब्लिश अ फुली मैलिग्नेंट म्यूटेशन, मतलब कितनी म्यूटेशंस चाहिए कि एक कैंसर बन जाए, ठीक है। जैसे अब वो कह रहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन एपिथेलियल सेल है, ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट। जैसे सबसे पहले क्या होती है, एक्टिवेशन ऑफ RAS हुई, ठीक है, फिर इनएक्टिवेशन ऑफ RB हुई, फिर इनएक्टिवेशन ऑफ P53 हुई, इनएक्टिवेशन ऑफ PP2 हुई, ये सब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स थे जो हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमेरेज हुई। टीलोमेरेज याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट एंजाइम है, मैलिग्नेंसी में रोल प्ले करता है, ठीक है। सेल bearing all of these alteration are immortal and produce invasive fully malignant growth। ये डिफरेंट स्टेप्स ऑफ इवेंट्स हमने पीछे देखे कि किस तरह से RAS की एक्टिवेशन हुई, RB, P53, PP2A, ये इसने एक और ट्यूमर सप्रेसिव फॉस्फेटेज का जिक्र कर दिया है। इसके अलावा टीलोमेरेज की एक्टिवेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। Unlike in the laboratory, these events presumably never occur simultaneously during the natural development of human cancer, but instead occur in a stepwise fashion। ठीक है, एक क्लासिक एग्जांपल उसने दी हुई है कोलोन कैंसर की, ठीक है। कोलोन एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एडिनोमास बनते हैं, ठीक है। एडिनोमा ने जिसमें मैंने बताया ना, एडिनो जहाँ एडी कवर्ड है इट मींस ग्लैंड, ठीक है। एडिनोमास बिनाइन होते हैं, फिर अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद वो बड़े होते जाते हैं, अगर आप उनको ट्रीट ना करें तो वो एडिनो कार्सिनोमा बन जाते हैं, ठीक है। सो ये स्टेप वाइज फैशन में चलता है, ठीक है। प्री कैंसरस लीजन्स पहले डेवलप होती हैं और म्यूटेशंस होने के बाद वो कैंसर में बदल जाती हैं, जैसे एडिनोमा बना और अगर वो अनट्रीटेड जाए तो एडिनो कार्सिनोमा में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों की बुक में एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, जिसमें एडिनो कोलोन कैंसर में मैंने बताया, आप लोगों को बताया ना कि कोलोरेक्टल कैंसर में APC की म्यूटेशन हुई, ठीक है। इस तरह अगर स्पेसिफिकली कोलोन कैंसर है तो उसमें CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन की म्यूटेशन होती है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल कोलोन देखो, उसमें म्यूकोजा सब म्यूकोजा मस्कुलरस दिखाई हुई है, म्यूकोजा एट रिस्क है, ठीक है। अपेरेंटली माइक्रोस्कोपिकली इसमें कोई चेंज नहीं नजर आ रहा, लेकिन इधर जर्म लाइन इनहेरिटेड या सोमेटिक वाइड म्यूटेशन हो गई है ट्यूमर सप्रेसर जीन की। फर्स्ट हिट, पहला जहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, APC की पे म्यूटेशन हुई 5q21 क्रोमोसोम लेवल पे। अगला स्टेप देखो, मिथाइलेशन एबनॉर्मेलिटीज होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इनएक्टिवेशन हो गई नॉर्मल एलील्स की। सेकंड हिट हुई APC पे बीटा कैटेनिन पाथवे में। फिर देखो उसमें एपिथेलियम में म्यूकोजा के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई, ये ब्लू हो गई है, ठीक है। अब एडिनोमा बन गया, ये पॉलिप सा बन गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, प्रोटो ऑन्कोजीन की म्यूटेशन, यहाँ मिथाइलेशन हुई थी, अब प्रोटो ऑन्कोजीन की म्यूटेशन हुई, पहले प्रोटो की होगी फिर ऑन्कोजीन की होगी।
यहाँ पे देखो KRAS प्रोटोऑन्कोजीन की म्यूटेशन हो गई, ये एडिनोमा बन गया। फिर वाइल्ड टाइप TP53, ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशन हुई, ऑन्कोजीन इंड्यूस सेनेसेंस गया, ठीक है, ये यहीं पे रुक गया, ठीक है, स्टॉप हो गया। और जब कार्सिनोमा बनेगा, यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन ने अपना रोल प्ले कर दिया। P53 याद है ट्यूमर सप्रेसर जीन था, इसने रोक दिया आगे, भाई ये प्रोसेस यहीं रुक गया। अब यहाँ क्या हुआ, होमोलाइगस लॉस ऑफ एडिशनल कैंसर सप्रेसर जीन, यहाँ पे इन सब का लॉस होगा, P53 का LOH का लॉस हो गया, तो कैंसर बन जाएगा। एडिशनल म्यूटेशन आती जाएंगी, क्रोमोसोमल ऑल्ट्रेशन आती जाएगी, टीलोमरेज मैनी अदर जीन्स, और कैंसर बन जाएगा, ठीक है। जब P53 ने अपना काम किया तो वो वहीं रुक गया, ये बिनाइन है, ठीक है, इधर बचत हो जाती है, बंदा नुकसान नहीं उठाता, ये इसको रिमूव कर दें तो कैंसर में नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे और एडिशनल चेंजेस होती जाएंगी तो यहाँ कैंसर बनता जाएगा, कार्सिनोमा होता जाएगा, ठीक है। So according to this scheme, inactivation of the ABC tumor suppressor gene first occur, followed by the activation of RAS and loss of chromosome T53 on gene locus 18q, ठीक है, ये सब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। अब कुछ कार्सिनोजेनिक एजेंट्स और उनके सेलुलर इंटरेक्शंस देख लेते हैं बच्चों। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें मेजर केमिकल कार्सिनोजेंस का जिक्र है। कार्सिनोजेंस ऐसी चीजें होती हैं जो कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल में हमारे पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने ऑक्यूपेशनल पीछे डिसऑर्डर पढ़े थे ना, कि ऑक्यूपेशन जहाँ हम काम करते हैं, हम वहाँ एक्सपोज हैं किस चीज से। अब एक पेशेंट है, ठीक है, वो एनिलीन डाई के साथ रेगुलरली एक्सपोज है, ठीक है, वो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, पेंटिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे एनिलीन डाई से वो एक्सपोज है, रबर इंडस्ट्री में, तो वहां पे क्या होगा, उसको ब्लैडर कैंसर होने का बहुत ज्यादा चांस है। इस तरह एक पेशेंट है, ठीक है, वो बेंजीन से बहुत ज्यादा एक्सपोज है, स्मोक से बहुत ज्यादा एक्सपोज है, उसमें लंग कैंसर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होने का बहुत चांस होगा। इस तरह अब हम कुछ पढ़ेंगे कार्सिनोजेंस, वो कौन से केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है, और कुछ इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं। पहले हम डायरेक्ट एक्टिंग, जैसे नाम से पता लग रहा है, उनको किसी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती। और कुछ ऐसे कार्सिनोजन है जो इनडायरेक्ट हैं, जिनको पहले किसी चीज में मेटाबॉलिक एक्टिवेट होंगे और फिर उसके बाद वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। इनमें कुछ एल्काइलेटिंग एजेंट है, कुछ एसाइलेटिंग एजेंट्स हैं। इनके बच्चों नाम याद रखने होंगे आप लोगों ने, जैसे बीटा प्रोपियोन है, लेक्टोन है, डाइमिथाइल सल्फेट है, डाइपॉक्सीब्यूटेन है, ये सब केमिस्ट्री आ गई है, ठीक है। इस तरह कुछ प्रो कार्सिनोजेंस हैं या इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हैं दैट रिक्वायर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, जैसे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं, ये पहले केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे एफएससी में, जैसे बेंजेंथ्रासीन है, बेंजोपायरीन है, डाइबेंजेंथ्रासीन है। इसके अलावा एरोमेटिक अमीन्स हैं, एमाइड्स हैं, कुछ एजोडाइड्स हैं, जैसे बेंजिडीन है, नेफ्थाइलमीन है, ठीक है। इस तरह कुछ नेचुरल प्लांट्स हैं, जैसे एफ्लाटॉक्सिन B1 है, डिशियोफ्लुविन है, ठीक है, बीटल नट्स हैं, कुछ अदर हैं जैसे नाइट्रोसमीन है, एमाइड्स हैं, विनाइल क्लोराइड, इंसेक्टिसाइड्स हैं। ये सब कार्सिनोजेंस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। सो कार्सिनोजन जेनेसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये ये एक स्टेप बाय फैशन में चलता है। पहले इनिशिएशन होती है कैंसर की, फिर प्रोग्रेशन होती है, प्रमोशन होती है, ठीक है। अब उन्होंने एक इनिशिएशन प्रमोशन सीक्वेंस दिखाया हुआ है आपकी बुक में, एक माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। फिर उन्होंने इनिशिएशन और प्रमोशन के फेजेस आपको सिखाए हुए कि कैसे कैंसर स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा, और कैसे प्रमोशन उसकी आगे होगी, ठीक है। इन्होंने ग्रुप्स कुछ शो किए हुए हैं। अब जिस तरह ग्रुप 1 देखो, उन्होंने ग्रुप 1 में यहाँ पे एक्स, ठीक है, कोई ट्यूमर नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ इनिशिएटर, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कोई कार्सिनोजन से उसको एक्सपोज किया, माउस को, चूहे को, ठीक है। यहाँ पे ये उल्टी तिकोन बनी हुई है ग्रीन कलर की, इसका मतलब है कोई प्रोमोटर उसके साथ लगाया हुआ है, क्रोटोन ऑयल, मजीद उसको तेज करने के लिए, उस कार्सिनोजेनेसिस के प्रोसेस को तेज करने के लिए। अब यहाँ ग्रुप 2 जब इनिशिएटर लगाया अकेला, कोई कैंसर नहीं हुआ, नो ट्यूमर। ग्रुप 2 वालों को उन्होंने इनिशिएटर भी लगाया, प्रोमोटर भी लगाया, क्या हो गया, ट्यूमर आ गया, ठीक है, लेकिन साथ साथ, ठीक है। अब ग्रुप 3 में उन्होंने इनिशिएटर लगाया, फिर बड़ा लंबा गैप आ गया, और यहाँ पे उन्होंने प्रोमोटर लगाया, फिर ट्यूमर आ गया, ठीक है। मतलब दोनों चीजें साथ एक्ट कर रही थी, पहले इनिशिएटर फिर प्रोमोटर, चाहे गैप आ गया लेकिन ट्यूमर फिर भी पैदा हुआ। अब ग्रुप 4 में उन्होंने देखो, पहले प्रोमोटर लगा दिया, फिर इनिशिएटर, कोई ट्यूमर नहीं आया, ठीक है। ग्रुप 5 में सिर्फ प्रोमोटर लगाया तो कोई ट्यूमर नहीं आया। ये टाइम लैप्स दिखाया हुआ है वक्त के साथ। तो इससे ये बात जाहिर हो रही है बच्चों की, जब तक इनिशिएटर नहीं लगेगा प्रोमोटर के साथ, तब तक कैंसर नहीं बनेगा, ठीक है। इन दोनों सीक्वेंस प्रोसेसेस स्टेप वाइज चलते हैं। ये नहीं होगा कि खाली इनिशिएटर लग जाए तो कैंसर होगा, और ये भी नहीं होगा कि खाली प्रोमोटर लग जाए और फिर बाद में इनिशिएटर है, पहले इनिशिएटर
अटैच होगा, एप्लीकेशन होगी उसकी, फिर उसके बाद प्रोमोटर की एप्लीकेशन होगी तो कैंसर आगे चलता है। सो इनिशिएशन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ सेल टू अ सफिशिएंट डोज ऑफ कार्सिनोजेनिक एजेंट, जो कि इनिशिएटेड सेल को ऑल्टर करेगा, मेक इट पोटेंशियली कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ ट्यूमर। इनिशिएशन कॉजेस परमानेंट डीएनए डैमेज। बच्चों ये एमसीक्यू आ सकता है तुम लोगों को, यूएचएस में भी, तुम लोगों के अपने एग्जाम में भी, इट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि इनिशिएशन जो है वो परमानेंट डीएनए डैमेज कॉज कर देती है, विच इज कॉल्ड म्यूटेशन। इट इज देयरफॉर अ रैपिड एंड रिवर्सिबल इररिवर्सिबल प्रोसेस एंड हैज अ मेमोरी। ठीक है, जब इनिशिएशन हो गई इसका मतलब है कि डीएनए को डैमेज हो गया, बेशक कैंसर नहीं बना लेकिन डीएनए को कुछ डैमेज हो जाता है। प्रोमोटर क्या करता है, ये ट्यूमर को इंड्यूस करता है टू अराइज फ्रॉम इनिशिएटेड सेल, बट दे आर नॉन ट्यूमरोजेनिक बाय देमसेल्फ। लेकिन जो प्रोमोटर्स होते हैं वो खुद खुद वो नॉन ट्यूमरोजेनिक हैं, लेकिन जब वो इनिशिएटर के साथ मिल जाते हैं तो वो कैंसर को बनाते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशिएशन एंड प्रमोशन आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि ऑल इनिशिएटिंग केमिकल कार्सिनोजेंस आर हाईली इलेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होते हैं दैट कैन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स इन द सेल। और इनके टारगेट्स क्या होते हैं कार्सिनोजेंस के, देयर टारगेट्स आर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, एंड इन सम केसेस दीज इंटरेक्शन कॉजेस सेल डेथ। सबसे ज्यादा जो मसला होता है जहाँ पे टारगेट्स इनका होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली है डीएनए। ठीक है, initiation obviously inflicts non-lethal damage to DNA that cannot be repaired. So DNA lesions अगर एक दफा हो जाए तो वो रिपेयर नहीं होती, डॉटर सेल को पास ऑन होती जाएंगी। ठीक है, इस वजह से हम जो डीएनए डैमेज है उसको हम म्यूटेशन हमेशा लेबल करते हैं। अब डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग आप लोगों की बुक में कुछ उसने बताए हुए बच्चों, सॉरी काफी हम आगे चले गए। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ, ये बुक में आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है, कार्सिनोजन दिखाए हुए हैं किस तरह से एक्ट किए हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफिल इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट्स है, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हुई, यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन हुई, किडनी ने उसको एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, ये तो नॉर्मल एक तरीका हो गया जब इनिशिएशन स्टार्ट हुई। अब यहाँ देखो बाइंडिंग टू डीएनए हो गई, डीएनए रिपेयर हो गया, नॉर्मल सेल में हो गया, लेकिन अगर परमानेंट डीएनए लीजन हो गई है, इनिशिएशन हो गई, इनिशिएटेड सेल बन गया, ठीक है, यहाँ पे उसने रिपेयर और डेथ को अलग लेबल कर दिया। अब यहाँ पे देखो इनिशिएशन के बाद अब जब इनिशिएटेड सेल बन गया तो प्रमोशन स्टार्ट हो गई है, सेल की प्रोलिफरेशन होगी, डिफरेंशिएशन उसमें आ जाएगी, प्री नियोप्लास्टिक क्लोन बन जाएगा, और क्लोनिंग के बाद उसकी प्रोलिफरेशन जब होगी, एडिशनल म्यूटेशन आएंगी तो मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म बन जाएगा। सो डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मेटाबॉलिक कन्वर्जन टू बिकम कार्सिनोजेनिक। ठीक है, कुछ जिस तरह कैंसर्स हैं, ठीक है, कुछ कैंसर्स हैं जो कि जिनमें डिलेड रिकरेंस होती है सर्टेन टाइम, जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा वगैरह। ठीक है, तुम लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए। इस इनडायरेक्ट एक्टिंग वो है जो कि दे रिक्वायर मेटाबॉलिक कन्वर्जन टू बिकम एक्टिव कार्सिनोजन, एंड द कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड अल्टीमेट कार्सिनोजन। ठीक है, जिसकी एग्जांपल उसने दी हुई है, बेंजोपायरीन दी हुई है, फॉर्म ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर कंबशन ऑफ टोबैको इन सिगरेट एंड आर इम्प्लिकेटेड इन द कॉजेशन ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, सो बेंजोपायरीन का पता होना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लो कि ये लंग कैंसर कॉज करता है। इस तरह पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो स्मोक मीट और फिश वगैरह में पाए जाते हैं, एनिमल फैट से रिलीज होते हैं। सो हाइड्रोकार्बन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीएनए डैमेज में। इस तरह कुछ एरोमेटिक अमीन्स हैं, डाइज हैं, ठीक है, वाइडली यूज होते हैं एनालिन डाइज वगैरह इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जितने भी एनालिन डाइज होते हैं बच्चों, ये ब्लैडर कैंसर करते हैं, मसाने का कैंसर कॉज करते हैं। सो मोस्ट केमिकल कार्सिनोजन रिक्वायर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन फॉर एक्टिव कन्वर्जन इनटू अल्टीमेट कार्सिनोजन। अच्छा, और ये मोस्ट ऑफ द कार्सिनोजन आर मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। ठीक है, ये एंजाइम सिस्टम का नाम याद कर लेना, साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम है।
इस तरह कुछ ये वही चीज़ें बार-बार उसने बताई हुई है, कुछ मेटाबॉलिक एंजाइम है जिनको एक्टिवेशन चाहिए होती है। इस तरह कुछ स्मोकर्स हैं वो किससे एक्सपोज़ होते हैं, ये सब पीछे टेबल में दिया हुआ है, आगे भी दिया हुआ है, ठीक है? किस तरह से कौन से चीज़ से कौन-सा ह्यूमन किस तरह से एक्सपोज़ है, ठीक है? अब मॉलिक्यूलर टारगेट्स क्या हैं केमिकल कार्सिनोजेनेस की, ऑब्वियसली सबका टारगेट डीएनए है, ठीक है? और सबने डीएनए पे जाके एक्ट करना होता है। सो म्यूटेशन जितनी भी होती हैं कार्सिनोजेंस पे वो एक रैंडम फैशन में होती हैं, ठीक है? केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो डीएनए का खराब होता है, उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग को अफेक्ट करता है, बेस पेयरिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है? जैसे एफ्लाटॉक्सिन बी1 है, उसकी वजह से कौन सा कैंसर होगा? हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर का कैंसर, ठीक है? एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कहाँ पाई जाती है? बेसिकली एक फंगस है एस्परगिलस, ठीक है? उसके अंदर पाई जाती है और एस्परगिलस ग्रो करता है स्टोर्ड ग्रेन्स, गंदम वगैरह या नट्स वगैरह जो स्टोर होते हैं ना, उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है? सो एफ्लाटॉक्सिन बी1 जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करता है और म्यूटेशन होती है स्पेसिफिक ट्यूमर सप्रेसर जीन में, TP53 में, गुआनिन साइटोसिन में म्यूटेशन हुई, CT में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है? सो एफ्लाटॉक्सिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करता है, ठीक है? इस तरह आप लोगों को लंग एसोसिएटेड कैंसर का लंग कैंसर का पता होना चाहिए कि 10 फोल्ड इंक्रीज रिस्क है कैंसर का इन स्मोकर्स एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। अच्छा, और स्मोकिंग पैसिव स्मोकिंग का पता है? पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? पैसिव स्मोकिंग के मतलब एक बंदा स्मोक कर रहा है और उसका धुआं आपके आ रहा है तो आप पैसिव स्मोकर हैं, ठीक है? इनडायरेक्टली आप भी स्मोक लेके जा रहे हैं, ठीक है? इस तरह कुछ हमारे वर्क प्लेस पे जहाँ पे हम काम करते हैं इंसेक्टिसाइड जैसे किसान वगैरह हैं, ये एक्सपोज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड से, फंगीसाइड से, ठीक है? इस तरह कुछ इंडस्ट्रीज में निकल क्रोमियम का यूज होता है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर होते हैं, इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव में कुछ कैंसर कुछ अमीन प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है? जो कि उसको स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। नाइट्रोसमीन अगर आपसे पूछा जाए कि फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टोरेज में प्रिजर्वेशन में यूज होते हैं, नाइट्रोसमीन होते हैं, वो भी कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है? इस तरह कहते हैं ना स्टोर फूड प्रोडक्ट या फूड प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं ऐड करने चाहिए। इस तरह प्रमोशन ऑफ केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, पहले हमने इनिशिएशन देखा, अब प्रमोशन देख लेते हैं कि ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं दैट आर नॉट म्यूटाजेनिक बट इंस्टेड स्टिमुलेट सेलुलर प्रोलिफरेशन। हमने पीछे भी देखा था कि प्रोमोटर नॉन ट्यूमरोजेनिक होते हैं, ठीक है? सो इन द एब्सेंस ऑफ जब तक प्रोलिफरेशन नहीं होगी ट्यूमर्स राइज नहीं करेगा, ठीक है? सो प्रोमोटर और इनिशिएटर दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर द कैंसर टू फ्लरिश, ठीक है? अच्छा, फिर इस तरह कुछ रेडिएशन कार्सिनोजेंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जैसे सन में वो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजन है। और वैसे अगर आप लोग रेज देखें जो कैंसर कॉज करती हैं तो उनमें एक्स रेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कैंसर कॉज करने में, ठीक है? यहाँ आपकी बुक में कुछ अल्ट्रावायलेट रेज की उसने वेवलेंथ बताई हुई है, अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी की वेवलेंथ बताई हुई है और अल्ट्रावायलेट बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादातर इंडक्शन ऑफ कुटेनियस कैंसर, स्किन के कैंसर में, ठीक है? अगर एक बंदा एक्सपोज है रेडिएशन से तो 5 से 10 साल के बाद उसके अंदर चांस है कि उसमें रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर हो जाएगा 5 से 10 साल के बाद, ठीक है? और एक्सरेज ज़्यादातर जो हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, एक्सरेज का इस्तेमाल होता है कैंसर को ख़त्म करने के लिए, वो भी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं। अच्छा, अक्सर ऐसी रेज़ होती हैं जो एक जगह पे कैंसर ख़त्म करती हैं और दूसरी जगह पे कैंसर बनना शुरू हो जाता है। मतलब हम यूज़ उसको कर रहे हैं बेनिफिशियरी, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो रही होती हैं, ठीक है? वो हमारे डीएनए को अफ़ेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है? इस तरह जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ हैं, एक्स रेज़ हैं, गामा रेज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक हैं, ठीक है? स्किन कैंसर कॉज़ करती हैं, ठीक है? और 5 से 10 साल के बाद काफ़ी चांस होता है कि बंदा कैंसर से सफ़र कर लेता है, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर वगैरह ये कॉज़ करती हैं। इस तरह कुछ माइक्रोबियल कार्सिनोजेंस हैं, ठीक है? जिस तरह एच पाइलोराई है वो गैस्ट्रिक कैंसर कॉज़ करता है, स्टमक का कैंसर कॉज़ कर सकता है काफ़ी अरसे के बाद। इस तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर कॉज़ करते हैं। तो कुछ डीएनए और आरएनए वायरस ऑन्कोजेनिक है। ये ऑन्कोजेनिक डीएनए और आरएनए वायरस हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? इनको जल्दी-जल्दी वाइंड अप करेंगे, जितने भी आरएनए और डीएनए वायरसेस हैं। शॉर्ट इनको पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज़ में ही ज़्यादातर आते हैं।
फिर हमारे कुछ नियोप्लेजिया के क्लिनिकल एस्पेक्ट रह जाएंगे कि नियोप्लेजिया में क्या क्या होता है, वेट लॉस होता है, फटीग होती है, एनीमिया होता है, वीकनेस होता है, उसको हम देख लेंगे। और साथ हम लोगों ने ट्यूमर की ग्रेडिंग स्टेजिंग को, ये एक ट्यूमर को अपग्रेड और स्टेज कहाँ से करते हैं, ये एक एक लाइन इसकी देखनी है, और किस तरह से ट्यूमर को डायग्नोज करते हैं। हम कल चैप्टर अपना फिनिश करेंगे, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद मंडे को जो मेरी आप लोगों के साथ क्लास है, उससे जो नेक्स्ट है उसमें हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है, जो भी किसी को क्वेरी हो अपने पास अंडरलाइन करके रखना, कल हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम मिला, वरना मंडे ट्यूसडे जो भी क्लास होगी नेक्स्ट वीक में। ठीक है बच्चों, सो सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।